नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे, मैराथन वीडियो है आपका और ये साइंस विज्ञान का है आपके वर्ग 2 के लिए। और इसमें हम आपके 120 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके वर्ग 2 का सिलेबस है साइंस का, SCI का, उसका हम करने वाले हैं। विज्ञान का जो 120 प्रश्न करेंगे, सभी संभावित प्रश्न रहेंगे आपके न्यू एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। इनमें से आपका शुरुआत करते हैं। 150 तक यहाँ से हम करने वाले हैं, यानी टोटल 120 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बाकी हमारी इवनिंग में 7 PM में बाल विकास पेडागोजी की लाइव क्लास होती है, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। प्रश्न है कि एम्पियर किसकी SI है, इकाई है आपकी। एम्पियर जो है किसकी SI इकाई है? प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर जो है जिसकी SI इकाई हो जाती, क्या बहुत ही जल्दी से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे विद्युत प्रवाह। जब 1 सेकंड में विद्युत आवेश का 1 कूलाम या 1 इकाई क्षेत्र होकर गुजरता है तो उसे विद्युत प्रवाह कहते हैं और इसे 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका नाम जो है आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। एम्पियर विद्युत प्रवाह की SI इकाई है और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला SI कहते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है? जी हाँ, बीमाएं भी आती हैं, सभी लोग पता है। तो शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा M1L2T-3। शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमा होता है। बल की बीमा क्या होती है? अगर बल की बीमा आता है तो बल की बीमा होती है M1L1T-2। ये होती है बल की बीमा। और भी कभी कभी कार्य की बीमा भी पूछा जा सकता है, तो M1L2T-2 ये होती है कार्य की बीमा। इसके साथ साथ और क्या क्या पूछा जा सकता है? दाब की बीमा। तो दाब की बीमा में M1L1L-1T-2, M1L-1T-2 ये होती है दाब की बीमा। ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, सभी बताइए। न्यूटन, टेस्ला, अर्ग, वेब। वह होती है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट क्या होती है, इकाई टेस्ला होती है। फ्लक्स घनत्व वह चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरती है। और इसका SI मात्रक वेबर या मीटर स्क्वायर, WB/m² होता है। वेबर मीटर स्क्वायर होता है। और 1 टेस्ला, इसका जो घनत्व इकाई आपका टेस्ला होता है, तो 1 टेस्ला की वैल्यू क्या होती है? 1 टेस्ला की वैल्यू होती है 1 वेबर। वेबर को हम WB से डिनोट करते हैं, 1 वेबर अपान मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा क्या होती है? 1 टेस्ला की बीमा अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? तो ML0T-2 ये इसकी बीमा होती है। ML0T-2 पूरा डिटेल से जानेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? और वह कहला जाता है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो होता है ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप होता है। ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, जल अपशिष्ट, सड़ी गली सब्जियां, अन्न सड़े गले पदार्थ, कीचड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। केवल वायु प्रदूषण, कचरा और अर्धठोस की बात करती है। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, पदार्थ के जो उदाहरण होते हैं बादल, आग, बारिश की बूंदें, लेकिन गुरुत्व जो होता है, किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व उसके घनत्व का एक निर्दिष्ट संदर्भ पदार्थ का अनुपात होता है।
और यह अनुपात एक शुद्ध संख्या होती, इसलिए कोई ये आपकी इकाई नहीं होती। अगला प्रश्न है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? प्रश्न को पढ़िएगा। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण दौड़ने वाली कार के संबंध में हमारा कथन जो सही हो जाता है वह कौन सा हो जाता है? वह कथन हमारा सही है कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या हो जाएगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है, क्योंकि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? ना तो कार का त्वरण शून्य है, ना ही कार का वेग शून्य होगा, और ना ही कार का त्वरण बदल रहा है। तो कार का क्या बदल रहा है? कार का निरंतर वेग बदल रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? जो पृथ्वी की सतह है इस पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? सभी लोग बताइए। तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल वापस नहीं आएगी। अगर इससे ऊपर फेंक दिया जाएगा 11.2 किलोमीटर या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो ये वस्तु फिर पृथ्वी तल में वापस नहीं आएगी। ये रीजन समझ लीजिए। अगला है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? एक टैंक के लिए द्रव का जो कथन हमारा सत्य हो जाता है वह कौन सा हो जाएगा? वह होगा, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। और एक आपके जब एग्जाम होगा तो शायद हो सकता है टैंक की आकृति भी दी रहे। ऐसे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए जाएंगे। तो एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से अगर भरा गया है तो उनमें से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? वह कथन सत्य होगा कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। बहुत इजीली प्रश्न था, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। जितना ज़्यादा हम समझते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी समझने में दिक्कत नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा बल वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है जो भूमि की सतह है और वस्तु की गति का विरोध करने वाले वस्तु को बीच लगता है? वस्तु के बीच लग रहा है। तो कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाले वस्तु को बीच लगता है? और वह कहलाता है आपका घर्षण बल। घर्षण बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है। तो घर्षण बल की बात करेंगे। हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? कहते हैं ना इतने हार्स पावर का मोटर है। कहते हैं ना कोई भी मोटर हो तो ये हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? सभी बताइए। बहुत इजीली प्रश्न है और ये होता है, क्या हम 750 कर रहे हैं या 1000 कह रहे हैं? सभी लोग बताइए। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI में आपका जो है एक औशक्ति यानी हार्स पावर का विद्युत समतुल्य 746 वाट। कितना? 746 वाट। और ऊष्मीय समतुल्य 2545 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पे 750 जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतर के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का या ऊष्मीय ऊर्जा का होता है? तो प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतर के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? सभी लोग बताइए। तो ये आपकी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसका जो है क्या होगा? माने कोई भी वस्तु चल रही है उसकी गति अगर आधा कर दी जाए
तो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगी, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह त्वरण 2 गुना हो जाएगा। तो किसी चलती हुई वस्तु को गति को अगर आधा कर दिया जाता है तो वह जो है गतिज ऊर्जा प्रारंभिक उसका क्या होगा, 1/4 हो जाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। यदि वस्तु की गति भी है तो के बराबर क्या होगा, 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से आप लोग, और गति को आधी करना है तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, v/2 हो जाएगी। तो 1/2 m करेंगे, अब v/2 है तो m की जगह v²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 इंटू 1/2 mv² हो जाएगी। ठीक है, तो 1/4 हो जाती कि नहीं हो जाती। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि तड़ित बिजली चमकने, जो तड़ित होती है बिजली चमकना में वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, जो बिजली तड़कती है, तड़ित बिजली होती है, बिजली चमकना जो है, वृक्ष में आग क्यों लग सकती है, क्योंकि इस बिजली में अधिक मात्रा क्या होती है, तो इस बिजली में जो है अधिक मात्रा की विद्युत ऊर्जा की होती है। तड़ित अथवा आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेश का स्थानांतरण और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट को कहा जाता है। अगला है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह बैठा होता है, खड़ा होता है, दौड़ता है, वह लेटा होता है। तो मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह क्या कर रहा होता है, जब वह लेटा हुआ होता है। किसी पिंड का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वह पृथ्वी पर उतना कम दबाव लाएगा, क्योंकि दबाव बराबर क्या होता है, जी हाँ, दबाव बराबर क्या होता है, सभी लोग बताइए। दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यदि मनुष्य पृथ्वी पर लेटा होगा तो वह पृथ्वी पर न्यूनतम दबाव या भार डालेगा। अगला है, एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक मान P2 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान दी गई है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक मान P2 दिया गया है तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी P1 बराबर 2P2 आ जाएगी। तो होगा P1 बराबर 2P2 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक है वह क्या हो जाता है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है। एक ऐसा ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसका उसे गलनांक कहते हैं। और बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर आपके 0 डिग्री सेल्सियस का होता है और बर्फ इस ताप पर जल में परिवर्तित होने लगती है। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, घट जाता है। इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो इकाई सतह क्षेत्र पर जो लंबवत लगने वाला बल होता है वह किसे परिभाषित करता है, तो वह आपके दाब को परिभाषित करता है। किसी सतह की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल के दाब को कहते हैं और इसकी इकाई यूनिट प्रति वर्ग मीटर होती है। और दाब एक कौन सी राशि है, दाब एक अदिश राशि है। प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षा कम दबाव के कारण, केशिका के कारण या सुई के हल्के वजन के कारण। तो एक पतली छोटी जो सुई होती है वह पानी में क्यों तैर सकती है, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है सतही तनाव के कारण। आमतौर पर धातु की सुई में पानी डूब जाती है क्योंकि उनमें पानी की तुलना में घनत्व अधिक होता है। हालांकि जब इसे हम क्षैतिज रूप से रखते हैं और सुई द्वारा जो बल लगाया जाता है दबाव, वह सतह के तनाव से कमजोर होता है, इसलिए वह तैर सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
नमक को बर्फ के साथ मिलाने से उसका हिमांक क्या होता है? तो नमक को जब हम बर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसका हिमांक क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि क्लोराइड लवण बर्फ को पिघालने में एक एजेंट का कार्य करता है और यह बर्फ पानी में घुलनशील होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक शून्य से नीचे आ जाता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट पैमाना समान होता है, ऐसा तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का पैमाना जो है दोनों समान होता है, और वह कहलाता है -40 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट के समान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो ऑक्सीजन का जो क्रांतिक ताप होता है वह 118.8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रांतिक ताप वह स्थिति होती है जिसके नीचे गैसों को दाब द्वारा द्रव में नहीं बदला जा सकता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा कहलाती है वह आपके 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो कहलाती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विकल्प को चुनना है। पहला कथन दिया गया कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर यह कार्य करता है। इसके साथ साथ जो दूसरा दिया गया है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे दोनों जो ट्रांसफार्मर के बारे में कथन दिए गए हैं तो दोनों कथन हमारे सही है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया कि ए सही है और 2 सही है, बिल्कुल सही बात है, ये और दोनों सही है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह आपका कॉपर होता है। जी हाँ, सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या माना गया? कॉपर माना गया। वे चालक या धातुएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कम प्रतिरोध वाले इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अच्छे चालक कहलाते हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये अच्छे चालक हैं और सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, एक तांबे के तार का व्यास 0.5 mm और प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁻8 ओम एम है, तो इसके प्रतिरोध को 10 ओम बनाने के लिए तार की लंबाई क्या होगी? देखिए, तार का व्यास डी की वैल्यू हमारी क्या दी गई है? 0.5 mm दी गई है। अर्थात 0.5 × 10⁻³ m। कॉपर का प्रतिरोध P बराबर क्या दिया गया है? तो कॉपर का प्रतिरोध P की वैल्यू क्या दी गई है? आपके 1.6 10⁻n8 ओम एम दी गई है और इच्छित प्रतिरोध R बराबर क्या दिया गया है? 10 ओम दिया गया है। तो फार्मूले पे क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है R = PL/A। इसके वैल्यू आपको रख देना है और सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 122.7 m निकल के आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिरोध R वाला एक तार का टुकड़ा 5 बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर में जोड़ा गया। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' का अनुपात पूछा जा रहा है, कितना होगा? प्रतिरोध R वाला एक तार का टुकड़ा 5 बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर में जोड़ा गया है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात पूछा जा रहा है।
देखिए 5 टुकड़ों में प्रतिरोध हमारा क्या होगा, R/5 हो जाएगा, समझिएगा। और समांतर के समतुल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, समांतर के समतुल प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 5/R धन 5/R धन 5/R धन 5/R धन 5/R, 5 बार लिख लेना। मतलब टोटल हमारा क्या गया, 25/R आ गया। तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश मतलब इसका विलोम प्रतिलोम, तो इसका R/25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू R/25 दी होगी, अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई, 5, 1/25, 1/5 और 25 दी गई है। ठीक है, तो 1/5 जो दिया गया है, R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, R/25, और R डैश की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो R/25 किस में दिया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, साधारणतः है एक ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होती है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए ट्रांसफार्मर की जो क्षमता कहलाती है वो कितनी होती है, और वह होती है 90% से ऊपर। कितनी होती है, 90% से ऊपर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रतिरोध वाले दो तारों के पैरेलल में जोड़ा गया है और समकक्ष प्रतिरोध क्या हो सकता है। प्रतिरोध वाले दो तारों को अगर पैरेलल में जोड़ा गया है और इसके समकक्ष प्रतिरोध क्या हो सकता है, इसके समकक्ष प्रतिरोध लघुत्तम सदस्य से कम हो सकता है। क्या हो जाएगा, लघुत्तम सदस्य से कम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक ध्वनि तरंग को 450 मीटर प्रति सेकंड की चाल के साथ एक माध्यम से प्रसारित किया जाता है। यदि तरंग की आकृति 1500 हर्ट्ज है तो प्रयुक्त ध्वनि तरंग की तरंग लंबाई क्या हो जाएगी, तो वह हो जाएगी आपकी 0.3 मीटर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ध्वनि की चाल क्या दी गई है, 450 मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि की आवृत्ति 1500 हर्ट्ज दी गई है, हमें निकालना है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य लेमडा निकालना है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर V/लेमडा होता है। F की वैल्यू रख दीजिए, और यानी कि लेमडा बराबर हमारे यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गया, लेमडा बराबर आएगा 450/1500। ठीक है, और इसको तो आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे, लेमडा बराबर 0.3 मीटर हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। देखिए प्रकाश तरंग, माइक्रोवेव, रेडियो, ये अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंग जो होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती। प्रकाश, रेडियो, माइक्रो, ये हमारे अनुप्रस्थ होती। ध्वनि कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। किसी सामग्री के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, तो किसी सामग्री के सापेक्षिक घनत्व की जो इकाई कहला जाती है वह आपकी कोई इकाई नहीं होती। किसी सामग्री के सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, और किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, त्वरण की एसआई क्या होती है, तो त्वरण की एसआई आपकी मीटर वर्ग सेकंड होती है। त्वरण की क्या होती है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होती है। इसके बाद अगला है, ध्वनि इसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि किसके में यात्रा नहीं कर सकता है, जी हाँ, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का डेसिबल में मापते हैं, तो निर्वात में नहीं होता। बाकी जल, हवा, ठोस, इन तीनों में आपके माध्यम आवाज यात्रा कर सकती है।
यदि वायु के प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो अपवर्तनांक 2 वाली एक वस्तु में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? n बराबर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है और c की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो n बराबर क्या होता है? c/v होता है और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? c/n हो जाएगी। मतलब 3 × 10⁸ तो v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो फार्मूले बनना बहुत जरूरी है, फार्मूले को समझना भी जरूरी है। यदि किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन कितना हो जाता है? -1 हो जाएगा। कितना उत्पन्न आवर्धन होगा? -1 होगा। और ये आपको फार्मूले से निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? स्क्रीन पर दिया गया है। एक समान आंख के निकट बिंदु और सुदूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? तो 25 सेंटीमीटर और अनंत, यानी समान आंख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और सुदूर बिंदु का क्या होता है? अनंत होता है। निकट बिंदु वह बिंदु निकटतम बिंदु है जिस पर किसी वस्तु को रखा जा सकता है, तो वह वस्तु मनुष्य की आंख से साफ दिखाई देती है। सुदूर बिंदु क्या होता है? आंख का सुदूर बिंदु वह अधिकतम दूरी है जिससे आंख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। एक समान व्यक्ति आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। तारों को टिमटिमाहट का कारण क्या होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वो किसका रीजन होता है? वायुमंडलीय के अपवर्तन का रीजन होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस जो देखी जाने वाली स्लाइड के ऊपर मौजूद होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर स्थित होगा? यदि एक तल उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर स्थित होगा? वह होगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब वस्तु लेंस के सामने दुगनी फोकस दूरी पर स्थित होता है तो वस्तु का लेंस दूसरी और दुगनी ही फोकस दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अतः वस्तु का लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वह स्थित होगा। गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? तो वह है आपका नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्या होता है? तो उसका परिक्षेपण जो होता है वह श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। अलग अलग चाल से गुजरते हैं, ये भी ध्यान देना। यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, दोनों 20 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r क्या होगी? u बराबर -20 दिया गया है। u बराबर -20, v बराबर -, क्योंकि दोनों ही -20 दिए गए हैं तो u की वैल्यू भी v की वैल्यू दोनों को -20 है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। इस फार्मूले से r की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। यहाँ से f की वैल्यू हमारी निकल आई, यहाँ से f की वैल्यू आप निकाल लेंगे -10 आ जाएगी। और f बराबर क्या होता है? r बराबर 2f होता है। क्या होता है? r बराबर 2f होता है। तो r बराबर क्या होगा?
-10 इंटू 2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी आपके बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगला जो टॉपिक रहेगा, अगले टॉपिक से हम प्रश्न करेंगे। अब अगला प्रश्न है, जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जब जो जल होता है, जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। जब कोई जल जमता है इसका घनत्व घटता है, क्योंकि जल का यह विशिष्ट गुण है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप फट जाते हैं और मोम और घी के पिघलने पर घनत्व बढ़ता है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी की मात्रा नहीं होती। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो होता है 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट होता है। और एक अणुसूत H2O है, एक अणुसूत H2O है, और IUPAC नाम जो इसका क्या है, ऑक्सीडेन है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस दिया गया है, ठोस कौन सा दिया गया है, तो आइडोफार्म। क्या हो जाएगा, आइडोफार्म। यह एक पीला ठोस विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ है जो तीव्र कीटाणुनाशक होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है एक परमाणु होता है। जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं, जब दो परमाणु संयुक्त होकर कोई एक अणु बनाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। इससे क्या होता है, ऊर्जा होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांतानुसार एक परमाणु को क्या किया जा सकता है, तो एक परमाणु को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटॉन जो होता है वह आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। एक प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु होता है, और प्रोटॉन एक उप परमाणु कण के रूप में भी दर्शाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं चूना पत्थर में बुझा चूना तैयार करने के लिए की जानी चाहिए, और वह है आपका अपघटन और संयोजन के द्वारा। इसकी बात करेंगे, अपघटन और संयोजन की बात करेंगे। इसके लिए सूत्र क्या होता है, CaCO3 प्लस H2O इक्वल टू, यहाँ पे हीट करेंगे, हीट करने के बाद CaOH2 प्लस CO2, ये हमारा बूझा चूना हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2 को बाहर निकल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यह आपका चूना पत्थर H2O से जब क्रिया करते हैं, जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो CO बूझा चूना CaOH2 और CO2 आपको ले जाता है। कि जब लोहे के टुकड़े को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वह धीरे धीरे संक्षारित हो जाता है, लेकिन वायुमंडल के संपर्क में रखे सोने के टुकड़े को कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोना वातावरण की नमी और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करता है। अगला है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच आमतौर पर क्या होता है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच आमतौर पर जो देखा जाता है कि भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती है और रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच भौतिक परिवर्तन परिवर्तित है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह अपरिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, नम हवा में तांबा संक्षारित होता है और कॉपर के संक्षारण के कारण निर्मित रासायनिक यौगिकों के रंग और सूत्र क्या हो जाएगा, वह हो जाता है आपका
हरा CuCO3 इंटू CuOH2। कॉपर कार्बोनेट की बात करें। किस गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों का फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए पैक किया जाता है, और वह कहलाता है N2। जी हाँ, नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे। निम्नलिखित में से गुणधर्मों में से कौन से एक तत्व के लिए अद्वितीय है, और वह कहला जाता है परमाणु क्रमांक। हर तत्व की अपनी एक विशिष्ट पूर्णांक परमाणु संख्या होती है जो उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। सिरका, नारंगी, सेब और टमाटर में मौजूद अम्ल क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और नारंगी में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। यानी जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाए। बेकिंग सोडा विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का विलयन का जो पीएच मान होता है वह 9 होता है। राइट से 8.3 के आसपास होता है जो 9 माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षारों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको पहचानना है। देखिए, पदार्थों में से एक प्राकृतिक सूचक जो अम्ल और क्षार के लिए पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, और वह कहलाता है लिटमस। जी हाँ, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षारों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, और वह हमारा क्या कहलाता है? लिटमस। लिटमस पेपर की बात करेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शंस पे दिया गया है लिटमस। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित लवण का एक उदाहरण? तो मिश्रित लवण का उदाहरण हो जाता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। यह मिश्रित लवण का एक उदाहरण हो जाता है। सोडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड की प्रकृति क्या होती है जब वह हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है? तो वह कहला जाती आयनी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उस पदार्थ को पहचानिए जिसे बिजली का सुचालक बनाने हेतु विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान पानी में डाला जाता है, और वह कहलाता है तनु H2SO4 की बूंदें। अगला प्रश्न है, उस धातु की पहचान कीजिए जो पीतल और कांस्य दोनों में समान होते हैं, वह होता है तांबा। जी हाँ दोस्तों, कॉपर एक ऐसी धातु है जो पीतल और कांस्य दोनों समान होते हैं। वह धातु पहचानिए जिसे यदि हथेली पर रखें तो वह पिघल जाए, और वह धातु कहलाती है गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु जिसे हथेली पर रखें तो पिघल जाए, क्योंकि इसका गलनांक कितना होता है? 29.8 डिग्री सेल्सियस या 85.6 फ़ारेनहाइट से बहुत कम होता है, जो कि बहुत कम होता है। तो गैलियम का तापमान कितना होता है? 29.8 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 85.6 फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में आयनिक होता है? तो प्रकृति में जो आयनिक कहला जाता है वह KCl। जी हाँ, पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो नमक और आयरन, NaCl और Fe, ये दोनों हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। कक्ष तापमान पर पारा और ब्रोमीन दोनों कौन से कहलाते हैं? तो कक्ष के तापमान पर पारा और ब्रोमीन जो होते हैं वे दोनों आपके शुद्ध तरल होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध तरल होते हैं। एक मिश्र धातु क्या होती है? तो एक जो मिश्र धातु होती है वह एक सजातीय मिश्रण होता है, जो दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु तथा एक धातु के समांगी या समजातीय मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का यहाँ पे सूत्र फार्मूला पूछा गया है, तो NaOHCO3 होता है, सभी लोग जानते हैं। NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
Na2CO3 इंटू 10H2O क्या होता है? तो ये हमारा क्या होता है? आपका धुलाई का सोडा होता है। क्या होता है? धुलाई का सोडा, वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोकार्बन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एथाइन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन या बेंजीन की बात करेंगे। तो इनमें से एक हाइड्रोकार्बन जो गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, एथाइन की बात करेंगे। एथाइन हाइड्रोकार्बन का उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न रहेगा जीव विज्ञान बायोलॉजी से टॉपिक से रहेगा। संधिपाद या अर्थोपोडा का उदाहरण इनमें से कौन सा कहला जाता है? मकड़ी, केचुआ, जोंक या नेरेस की बात करेंगे। तो संधिपाद या आर्थ्रोपोडा का उदाहरण इनमें से जो हमारा कहला जाता है वह कहला जाता है मकड़ी। यह एक प्रकार का एक कीट है। इसका शरीर शिरोवच्छ या उदर में बटा रहता है। इसका उदर खंड रहित होता है तथा उपांग नहीं लगे रहते हैं और इसके शिरोवच्छ से 4 जोड़े जो है पैर लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, संरचना के स्तर को देखे जा सकते हैं जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, बहुकोशिका जीवों में या एक कोश की जीवों की बात करें तो संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। किस में देखे जा सकते हैं? तो बहुकोश की जीवों में देखे जा सकते हैं। बहुकोश की जीव एक सदी कोशिका के बने होते हैं और इनके 5 स्तर होते हैं। कोशिकाएं, ऊतक, अंगदान, अवयव की कार्यप्रणाली और जीव। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, पशु, पौधे, पक्षी और कीड़े। अगला प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, पौधों में कौन सा ऊतक भोजन और जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है? पौधों में जो है ऐसा ऊतक बताइए जो भोजन और जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। सरल स्थायी ऊतक, वाहिकी ऊतक, विभज्योतक ऊतक या स्थूल कोण ऊतक। तो जो ऊतक भोजन और जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है वह हमारा कहलाता है वाहिकी ऊतक। पादपों में जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन विशेष कोशिकाओं से बनी वाहिकाओं से होता है जिन्हें सामूहिक रूप से संवहन ऊतक कहते हैं। और पादपों में 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। पहला होता है जाइलम जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से ऊपर लेके जाता है और दूसरा होता है फ्लोएम, ये पत्तियों से भोजन के पौधे के अन्य भागों में वितरित करता है। अगला, किसे जीवन की संरचनात्मक मौलिक इकाई माना जाता है? ऊतक, अंग, कोशिका या जीव को? देखिए दोस्तों, जिसे जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई माना जाता है वह हमारा कहलाता है कोशिका। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने का नियंत्रण करता है? लगभग सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इथाइलिन की बात करेंगे। इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाने का नियंत्रण करता है। इथाइलिन एक हाइड्रोकार्बन होता है और इसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H4। क्या होता है इसका अणुसूत्र? C2H4 होता है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। अगला प्रश्न है, अस्थि निम्नमें की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। देखिए, अस्थि में ऐसा क्या चीज होता है किसकी उपस्थिति होती है ये कठोर होती है? तो अस्थि में दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ये क्या होती है? कठोर होती है। अगला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? शर्करा, इनमें से कोई नहीं, एल्कोहल या ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में होता है? सभी बताइए। तो ईस्ट का उपयोग आपके एल्कोहल उत्पादन में होता है। ईस्ट एक यूकैरियोटिक और एकल कोशिका वाला कवक है।
इसका उपयोग किण्वित उत्पादों जैसे केक, ब्रेड और अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? किस विटामिन की हीनता या कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? वह कहलाता है विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है और कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त रक्त स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जो स्वास्थ्य अस्थि खनिज घटकों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रॉस या रॉबर्ट कोच? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं, एडवर्ड जेनर की बात करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसकी? एंटीबायोटिक की। और रोनाल्ड रॉस जी ने मलेरिया संक्रमण की खोज की। आपके रॉबर्ट कोच जी ने टीबी, कोलेरा, एंथ्रेक्स के जीवाणुओं की खोज की है। तो चेचक की बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर का नाम आता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण हाइड्रोफोबिया अर्थात रेबिस बीमारी होती है? किसके कारण होती है? तो वह विषाणु के कारण होती है। हाइड्रोफोबिया जो रेबिस बीमारी है, किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। इसके कारण अत्यंत तेज इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क का सूजन, इंसानों का अन्न गर्म रक्तयुक्त जानवरों में हो जाता है। इसके लक्षण पानी से डर लगना, होश को देना, भ्रम, हिंसक गतिविधि होना, अत्यधिक उत्तेजित होना, और इसकी अवधि 1 सप्ताह से कम से लेकर 1 वर्ष से अधिक तक में बदल सकती है। तो हम रेबिस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है ऑलरेडी, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? रुधिरकर्क, एड्स, सेरेब्रल या हेपेटाइटिस की बात करें तो आपका ह्यूमन टी ल्यूकेमिया जो कोशिका विषाणु होता है, ये कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? तो ये आपका रुधिरकर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। ब्लड कैंसर में सफेद रक्त पेशी WBC स्वस्थ शरीर में 4 से 10,000 के बीच होती है। वही अगर इसकी जगह कैंसरकारी WBC की संख्या बढ़ जाए तो वह कैंसर का कारण बनती है। इसके लक्षण बुखार आना, ठीक है, अकारण खून बहना, सीने में दर्द होना, पैरों की सूजन होता, सोते समय पसीना आदि शामिल, ये सारी चीज़ें इसकी रीजन होते हैं, लक्षण होते हैं। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन सा है? तो जो भूरा शैवाल कहलाता है वह आपका लेमिनेरिया कहलाता है। लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इस समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाने के पश्चात गहरे गड्ढों में सावधानीपूर्वक जलाने से जो राख प्राप्त होती है उसके केल्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केल्प कहते हैं। और इसी केल्प में आयोडाइड के रूप में आयोडीन की मात्रा लगभग 0.4% से 1.3% तक रहती है। ये डिटेल आपको यहीं पर मिलने वाला है। ऐसी डिटेल की चर्चा हम करते हैं, इससे संबंधित टॉपिक पूछा जाएगा आपसे, A to Z बनेगा, इसलिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, देखिए लिम्फोसाइट का निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा में। अस्थि या मज्जा या मेरु अस्थियों की बात करेंगे। इनके अंदर भरा एक मुलायम ऊतक होता है। वयस्कों में बड़ी अस्थियों में मज्जा रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और अस्थि मज्जा का आधार संयोजी ऊतक होता है। अगला रहेगा, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन होता है? कड़वाहट के लिए, और वह होता है पीछे का भाग। मनुष्य की जीभ के 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। मीठे और नमकीन के स्वाद अनुभव जीभ के स्वतंत्र सिरे पर होते हैं। खट्टे का अनुभव जीभ के पार्श्वों तथा कड़वे और कसैले जो होते हैं इनका स्वाद अनुभव जीभ के पश्च भाग में होता है। अब जो आपका रहेगा पर्यावरण EVS का चैप्टर हम करेंगे जो आपके सिलेबस में है, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे।
पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर कहलाते हैं। जैव समुदाय, जैव मंडल, पारिस्थितिकी समुदाय या समुदाय कहलाते हैं। तो पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? और वे कहलाते हैं जैव मंडल। पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला को निरूपित करता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला को जो निरूपित करे वह आपका घास, घास को कीड़े खाएं, कीड़ों को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। तो हमारा खाद्य श्रृंखला को कौन ऑप्शन निरूपित कर रहा है? सेकंड ऑप्शन, घास, कीड़े, मेढक, सांप और गरुड़। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो पृथ्वी पर जल की जो कुल मात्रा है वह आपके जल चक्र के द्वारा जो है बनाया रहा है। किसके कारण? आवश्यक मात्रा को संरक्षित किया जाता है। तो हम जल चक्र की बात करेंगे। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि ऊष्मीय शक्ति केंद्र में कोयलों को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषण क्या होता है? यह दोस्तों, ऊष्मीय शक्ति केंद्र में कोयलों को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषण क्या होता है? और वह होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों, ओजोन, CO2, CH4, मीथेन, ये तीनों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन ऑक्सीजन O2 आपकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो देखिए आप सभी लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई, और यह उस गैस का नाम क्या है? सभी बताइएगा। तो उस गैस का जो नाम है आपका, भारत ने 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है, और उस गैस का नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC 23। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है? वह मुहाने। सभी नदी किसी न किसी समुद्र में मिलती है। जहां पर नदी सागर में मिलती है वहां स्थान मुहाना कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2014 में शुरू हुआ खालिस्तान लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन कौन सा है? और वह कहला जाता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। जी हाँ, भारत में वर्ष 2014 में शुरू हुआ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन बना, वह राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय क्या होता है? सभी बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय क्या होता है? इससे अभिप्राय हमारा होता है ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऐसे द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऐसे गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसकी क्षतिकर होना संभाव्य है। तो उपयुक्त पर्यावरण प्रदूषण, ये सारे जो है आपके डी ऑप्शन होगा। ये सारे पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय हमारे तीनों हो जाएंगे, इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई, जिसको किसके नाम से जाना जाता है?
तो इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली जो तैयार की गई है उसको दोस्तों आपके लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन LEED, जी हाँ, LEE और D के नाम से जाना जाता है। किसकी बात करेंगे? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन LEED की बात करेंगे। इस प्रणाली का प्रयोग इमारत के पर्यावरण के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। LEED दुनिया के सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग या रेटिंग प्रणाली कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण, वनो उन्मूलन। इनमें से जो हमारा अन्न से भिन्न हो जाता है, और देखिए मरुस्थली, अपरदन, वनोन्मूलन ये तीनों, लेकिन संरक्षण यहाँ पे भिन्न हो जाता है क्योंकि मरुस्थली, अपरदन, वनोन्मूलन सभी एक समान है। ये सभी आपके स्थलीय प्राकृतिक घटनाएं हैं, जबकि संरक्षण आपका भिन्न है। रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड किसमें रखता है, किसके लिए? तो संकटापन जो प्रजातियां होती हैं सभी लोग जानते हैं। रेड डाटा बुक की बात करें, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? IUCN, सभी लोग परिचित होंगे। IUCN द्वारा पशुओं वनस्पतियों की संकटापन प्रजातियों की स्थिति प्रकाशित करने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस समुदाय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निर्माण करता हो, और वह आपका कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। डी ऑप्शन सही कर लेना। कीट, मेढक, मछली और तथा जलीय पादप ऐसा समुच्चय है जो किसी आवास को लेकर जैविक अवयवों का निरूपण करता है। और अजैविक अवयवों में क्या होता है? तो अजैविक, अगर यहाँ पे जैविक दिया गया है, जैविक अवयव, मान लीजिए अजैविक अवयव दिया गया हो, तब फिर ऑप्शंस क्या होता? राइट ऑप्शन बताएंगे। अजैविक अवयव के लिए चट्टान, मिट्टी, मौसम, जलवायु, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगला, सौर ऊर्जा AT में बदलती है। माइट्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पराक्सी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा जो है ATP के रूप में बदलती है, वह कहलाती है क्लोरोप्लास्ट में। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, एक प्रकार का एक कोशिकांग है जो सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक सौर ऊर्जा को ATP में बदलता है। इनमें हरा रंग, पर्णहित, क्लोरोफिल रसायन होने के कारण जैसे प्रकाश संश्लेषण में अत्यावश्यक है। पर्णहरिम की बात करेंगे, क्लोरोफिल की बात करेंगे। कणीय तत्व क्या होता है? जो कणीय तत्व होते हैं वे क्या होते हैं? ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके कणीय तत्व होते हैं वह आपके वायु प्रदूषक होते हैं। कणीय तत्व यानी PM या विविक्त पदार्थ को कण प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। यह एक जटिल मिश्रण है। यह अत्यंत छोटे जो कण होते हैं तथा तरल बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है जो वायु में मिलने के बाद प्रदूषकों के रूप में कार्य करता है। और इस जटिल मिश्रण के कार्बनिक तथा अकार्बनिक कण जैसे धूल, पराग, काजल, धुआं शामिल होते हैं। और अकार्बनिक में धूल, पराग, काजल, धुआं ये हो गए। और ये कण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत कर रहा है वह किस शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकन को दर्ज करते हैं। साथ ही साथ शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र भी रहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसके साथ भी आपका जो अगला दिया गया है कि शिक्षण के लिए शिक्षक जो है शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑप्शन दिया गया A, C और D वाले सही दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, प्रयोगशाला का निष्पादित करना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इनमें से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो हो जाता है
और वह हमारा हो जाता है प्रयोगशाला कार्य निष्पादन करना। सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न है। कक्षा 8 के विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। इनमें से कौन से पहलू पर शिक्षक उपयुक्त कथन से अधिक बल दे रहा है? विज्ञान में आत्मपरकता, विज्ञान में अंतरिमिता, विज्ञान की अनुभव सिद्धि प्रकृति, विज्ञान का संस्कृत में अंतः स्थान। तो कहीं ना कहीं हमें अनुभव सिद्ध की बात करेंगे, विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रसिद्ध प्रकृति की बात करेंगे। इसलिए हमारा इनमें से जो शिक्षक पहलू शिक्षक उपयुक्त कथन से अधिक बल दे रहा है वह विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि किसी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थी में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक होती हैं। इस कक्षा में शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या हो सकता है? सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह जो हो सकता है वह यही हो सकता है कि किसी संकल्पना पर परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अवशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लेना पड़ता है। क्या है? विशिष्ट और अवशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक होती हैं। तो इस कक्षा में शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह होगा कि किसी संकल्पना पर परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अवशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लेना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएं। इसके अलावा निम्न में से सभी विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार उद्देश्य हैं: वैज्ञानिक सोच विकसित करना, खुले विचारों का विकास करना, मूल उदासीनता को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इसके अलावा सभी विज्ञान शिक्षण के जो स्वीकार उद्देश्य होते हैं वह होता है मूल उदासीनता को प्रोत्साहित करना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधी वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्न में से किसकी संभावना जो है सबसे कम है? देखिए, चित्र की अधिक होती है, नैदानिक प्रश्नोत्तर की होती है, समूह में चर्चा विमर्श की होती है, लेकिन जांच सूची की कम होती है। क्योंकि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में विज्ञान संबंधी वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में जो हमारा संभावना कम है वह जांच है सूची। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है, विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार हैं सिवाय इसके। किसके सिवाय सभी गतिविधियां स्वीकार हैं? और वह कहलाती हैं अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका लेडी सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए? जी हाँ दोस्तों, विज्ञान में लैंगिक समानता का अर्थ है कि विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी होती हैं उतने ही लड़के हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1:30 के बाद हमारी पेडागोजी की क्लास हो गई है। लगभग यहाँ पे 20 से 25 प्रश्न जो पेडागोजी के रहेंगे, ये ध्यान देना, पेडागोजी के भी प्रश्न रहेंगे। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है कि विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हों जितने लड़के हों। विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियां लड़के दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा जाए। बिल्कुल, लैंगिकता में प्रतिबंध ही हटा दिया जाए, सबसे बेटर ऑप्शन है। बी ऑप्शन को हम मानेंगे। ऑप्शन ही हमें बता देता है कि कौन सा यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ध्वनियों और सिराओं के बीच क्या अंतर होता है? सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन का हास रक्त प्रवाहित होता है। क्या महाधमनी एक सिरा है? तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सी ऑप्शन सही होगा कि सी प्रश्न जो है निगमनात्मक तर्क विकसित करने का सबसे उपयुक्त यह है कि सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन का हास का स्त्रावत होता है। क्या मध्यधमनी का सिरा होता है? तो महाधमनी की बात करेंगे, तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जाए जो हमारा कथन सही हो जाता है कि वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं।
विज्ञान सिद्धांत में क्या होता है, जो दी गई सूचना होती है उसके आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं। साथ ही साथ अगला दिया गया कि वे भविष्य के अवलोकन के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगला दिया गया है कि वे प्रतियोगाश्रित अवलोकनों को व्यापीकरण करते हैं। अगला दिया गया एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांत का निर्मोदन नहीं किया जा सकता। और ऑप्शंस नीचे दिए गए। तो यहाँ पे हमारा जो सही होता है कि दी गई सूचना के आधार पर अवलोकन की व्याख्या करते हैं और वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ए और बी हमारे कथन जो है सिद्धांतों के संबंध में सही दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। एक शिक्षिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को निम्न कार्य करने के लिए दिया कि एक उद्यान स्थानीय नर्सरी में जाइए और नर्सरी में जाने के बाद स्वस्थ पौधों की पहचान करिए और उन पौधों के स्वस्थ रहने के लिए कारण दीजिए और उस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो अवलोकन करना, परिचालन, परिभाषित करना। क्या दिया जा रहा है? अवलोकन करना और परिचालन, परिभाषित करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए, शिक्षिका द्वारा जो कार्य दिया गया कि स्वस्थ पौधे की पहचान करना, उनके स्वस्थ कहने के कारण में अवलोकन करना, यह परिचालन, परिभाषित करना जैसे कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी ने ए तथा बी अंकित परख नलियों के विलयनों में एक चुटकी हल्दी डाली। उसने निम्न में से कथन अपनी कॉपी में लिखे और ये कथन लिखा कि S1 विलयन ए लाल हो गया और विलयन बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। S2 विलयन ए एक क्षार है, विलयन बी एक अम्ल है। तीसरा है S3 अम्लों क्षारकों लवणों में विभेदन के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन हमारा सही दिया गया है ये हमें बताना है। नीचे आपके निष्कर्ष दिए गए। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया कि S1 अवलोकन और S2 निष्कर्ष। S1 क्या होगा? अवलोकन हुआ। विलयन ए लाल हो गया और विलयन बी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और विलयन ए एक क्षार है और विलयन बी एक अम्ल है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि अवलोकन और निष्कर्ष क्या हुआ? पहला अवलोकन हुआ और जो हमारा 2 निकला कि यह क्षार है, यह अम्ल है, यह हमारा क्या है? निष्कर्ष आ गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा दिया गया ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समाकलीन समझ से मेल खाता है। कौन से विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है? वह है आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। क्या दोस्तों? विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समाकलीन समझ से क्या मेल खाता है कि आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है हमें यह बताना है। ठीक है, समझिएगा। देखिए, वे हस्त कौशल मुक्त कौशल के विकास में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पेडागोजी माना जाता है। वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं, ये भी सही है। वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें, तो अवसर जहाँ भी दिया जाता है हमेशा पेडागोजी में पॉजिटिव होता है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ग्रेड या उच्च अंक पाने में सहायक ये सारी चीज़ें होना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खुले सिरे वाले की, तो वह है कि आप अपने परिवार के लिए किस प्रकार संतुलित आहार चार्ट बना सकते हैं। बच्चों को उनके परिवार के लिए संतुलित आहार चार्ट बनाने के लिए कहना एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा उदाहरण है। और खुले सिरे वाला प्रश्न शैक्षणिक और सामाजिक पढ़ाई का समर्थन करता है और बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाता है, साथ ही साथ उन्हें स्वयं से सोचने की चुनौती देता है।
अगला है, एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान को उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। मिट्टी की विभिन्न किस्मों पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुरसी सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी। हुक गतिविधि के बारे में दिया गया है और वह हुक गतिविधि सबसे अच्छी जो होती है कि खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को अलग करने को कहना। जी हाँ दोस्तों, तो हुक की बात करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षण में आईसीटी के सामयिक या न्याय संगत इस्तेमाल के साथ मेल नहीं खाता। क्या मेल नहीं खाता है? आभासी प्रयोगशाला में जैसे डिजिटल शिक्षण अधिगम वातावरणों के सृजन के लिए निःशुल्क व मुक्त शोध सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना मेल खाता है। अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में यथोचित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना मेल खाता है। टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को एक प्रोत्साहित करना। समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करना। तो टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को इनमें से किस पर विचार अवश्य करना चाहिए। उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का उपयोग करना हो, उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकारों से योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सके, उनसे विद्यार्थियों में विचार विमर्श करने की अधिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों को चरण दर चरण निर्देश देते रहना चाहिए। नीचे ऑप्शंस दिए गए, तो ये हमारे ऑप्शन जो सही होते हैं कि विज्ञान के क्रियाकलाप योजना बनाते समय किसी शिक्षक को जिस पर विचार करना चाहिए कि उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे तरीके समझ सकें, उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकारों की योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सके। ए और बी ऑप्शंस हैं, तो ए और बी देखिए किस में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है एक विवृतांत प्रश्न कहलाता है। विवृतांत प्रश्न है। और विवृतांत जो प्रश्न होते हैं कैसे होते हैं, जैसे क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। यह कैसा है प्रश्न कहलाया जाता है, विवृतांत प्रश्न कहलाया जाता है। और विवृतांत प्रश्न हमारा डी ऑप्शन होगा। और अंतिम प्रश्न है 150वां प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकों के विकास की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों के विकास की प्रक्रिया का जो हमारा वांछनीय लक्षण होता है कि पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप में पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण आपके, हमने पूरे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, यानी टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी पेडागॉजी की हमारी बाल विकास की क्लास 7 PM में डेली होती है, लाइव क्लास होती है, सभी ज्वाइन कीजिए 7 PM में। और इसी तरह क्लास पाने के लिए जरूर कमेंट कीजिए, चैप्टर वाइज क्लास के लिए, मॉडल पेपर के लिए, इसी तरह पे आपको जुड़े रहिए। और आने वाली क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। A to Z वही प्रश्न वही सिलेबस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।